Okay, students, so we are going to discuss the MCQs of the chapter 5, that is states of matter from exemplar. Let's move on to the first question. A person living in Shimla observed that cooking food without using pressure cooker takes more time. The reason for this observation is that at high altitude, ये मैंने आपको बहुत डिटेल्स में डिस्कस किया है. हायर ऑल्टीट्यूड पे क्या होता है, प्रेशर जो होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है लिक्विड्स का वो लोअर हो जाता है और जल्दी सब्जियों में से पानी सूख जाता है, अभी वो ठीक से पकी भी नहीं होती. ठीक है, सो what is going to be the answer? The answer is going to be the third option. Okay, that is the pressure decreases. Okay, let's move on to the second question. Which of the following property of water can be used to explain spherical shape of rain droplets? हमने किया हुआ है. Why are the rain droplets spherical in shape? Because of surface tension. ठीक है, तो वो क्या करती हैं, वो मिनिमम सरफेस एरिया अटेन करने की कोशिश करते हैं. ठीक है, टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से स्फेरिकल शेप इज द शेप हैविंग लीस्ट सरफेस एरिया, इसलिए वो स्फेरिकल हो जाती है. ओके, नाउ क्वेश्चन 3. अ प्लॉट ऑफ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर फॉर अ गैस इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन. ठीक है, आपने क्या करना है, आपको डिफरेंट प्रेशर्स पे वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर के ग्राफ्स दिए हुए हैं और आपने P1, P2, P3 और P4 का ट्रेंड बताना है. ठीक है, इन केस इट इज नॉट क्लियर टू यू, मैं यहाँ एक बार लिख देती हूँ. ठीक है, दिस इज योर P1, this is your P2, this is your P3 and this is your P4. ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत कॉमन है. क्या करेंगे, हम रफली एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे यहाँ पे. ठीक है, ऑन द एक्स एक्सिस, राइट, और हम अब इसको कंपेयर करते हैं. ठीक है, जब प्रेशर वाज P1 उस समय वॉल्यूम थी लेट्स से V1. जब प्रेशर P2 है उस समय वॉल्यूम क्या है, V2. मतलब कि वॉल्यूम कम हो गई. उसके बाद जब प्रेशर P3 हुआ तो वॉल्यूम और कम होके V3 हो गई. सिमिलरली जब प्रेशर P4 हुआ तो वॉल्यूम और कम होके V4 हो गई. ठीक है, तो आप देख रहे हो जैसे मैं P1 से P2 से P3 से P4 पे गई हूँ, वॉल्यूम कम होती जा रही है. एंड यू नो दैट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. किसने कहा था, दिस इज बॉयल्स लॉ, है ना. सो हमने एक टेम्परेचर T ले लिया और उस पे हमने ये डिफरेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम की रिलेशनशिप देखी. ठीक है, सो आपको पता है वॉल्यूम कम हो रही है, V1 से V2 से V3 से V4 पे आ रहा हो तो वॉल्यूम कम होती जा रही है. और आपको पता है वॉल्यूम और प्रेशर की इनवर्स रिलेशनशिप है, तो वॉल्यूम कम हो रही है तो मतलब प्रेशर बढ़ रहा है. दैट मीन्स P1 सबसे कम प्रेशर है, P2 उससे ज्यादा हो गया, P3 उससे ज्यादा हो गया और P4 सबसे ज्यादा हो गया. ठीक है, राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर and this is option 3. Clear है? Now let's move on to the other questions. ओके, सो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. ओके, क्वेश्चन 4 थोड़ा सा यहाँ पे कट हो गया है. मैं आपको क्वेश्चन रीड कर देती हूँ और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आई एम पुटिंग द PDF also, right? So the interaction energy of London forces is inversely proportional to 6th power of the distance between the two interacting particles. ठीक है, तो जो लंदन फोर्सेस की इंटरैक्शन एनर्जी है, ठीक है, वो किससे प्रोपोर्शनल है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 6th पावर, right? So the interaction energy, that is the force of attraction, is inversely proportional to the 6th power of the distance separating the two particles, but the magnitude depends upon, ठीक है, किस पे, चार्ज ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, B मास ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स, C polarizability of interacting particles and D strength of the permanent dipoles. ठीक है, नाउ क्या कह रहा है, ये जो इंटरैक्शन एनर्जी है किस पे डिपेंड करेगी. नाउ यू नो दैट लंदन फोर्सेस किसके बीच में होती हैं, दो नॉन पोलर एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं. तो जितनी आसानी से एक एटम या मॉलिक्यूल दूसरे को पोलराइज कर पाएगा, दैट इज इंड्यूस्ड डायपोल
जितनी आसानी से क्रिएट होगा उतनी ज्यादा इंट्रैक्शन एनर्जी होगी। तो किस पे डिपेंड करेगा? पोलराइजेबिलिटी पे। ठीक है, दैट इज पॉइंट नंबर 3। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, नाउ दिस क्वेश्चन सेज dipole forces act between the molecules possessing permanent dipoles। ठीक है, तो क्या कह रहा है? dipole force act between the molecules possessing permanent dipoles। Ends of dipoles possess partial charges। The partial charge is more than unit electronic charge, equal to unit electronic charge, less than unit electronic charge और double the unit electronic charge। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है? जो आपका पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये आपके वन चार्ज +1 या -1 से कम होता है, ज्यादा होता है, बराबर होता है। पार्शियल वर्ड का मतलब ही वेरी स्मॉल है, दैट मीन्स क्या होएगा? इट इज गोइंग टू बी लेस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर? ऑप्शन 3, दैट इज इट इज गोइंग टू बी लेस देन द यूनिट इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? So now let's move on to the next question। ठीक है, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। Okay, now question number 6। The question number 6 says the pressure of a 1:4 mixture of dihydrogen and dioxygen enclosed in a vessel is 1 atmosphere। What would be the partial pressure of dioxygen? ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो हाइड्रोजन एंड डाइऑक्सीजन का मिक्सचर है, सो इट इज सेइंग H2:O2 की रेशो क्या है? 1:4। मतलब 1 मोल H2 का है और 4 मोल्स जो है ऑक्सीजन के हैं। तो आपने पार्शियल प्रेशर किसका निकालना है? यू हैव टू फाइंड आउट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कैसे निकालेंगे? इट इज गोइंग टू बी मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द टोटल प्रेशर एज पर डाल्टन्स लॉ। एंड आपको पता है व्हाट इज गोइंग टू बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन? इट इज गोइंग टू बी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। तो इन दिस केस ऑक्सीजन कितना है? 4 और टोटल कितने हैं? 4 + 1 5। तो क्या हो जाएगा? 4/5, दैट इज 0.8। नाउ पार्शियल प्रेशर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का? इट इज गोइंग टू बी 0.8, दैट इज मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर कितना था? आपका 1 एटमॉस्फेयर था या 10⁵ पास्कल्स या 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर था। इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा? 8 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस आंसर इज गिवन, इट इज द सी ऑप्शन हियर, दैट इज द थर्ड ऑप्शन। ठीक है, राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आगे चलते हैं अब, लेट्स मूव ऑन टू द 7th क्वेश्चन। 7th question says, as the temperature increases, average kinetic energy of molecules increases। What would be the effect of increase in temperature on the pressure provided the volume is constant? वो क्या कह रहा है कि जैसे मेरे पास एक क्लोज्ड सिलेंडर है, ठीक है, इसके अंदर तो क्लोज सिलेंडर है, दैट मीन्स माय वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज करती हूँ, सो आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, व्हाट इज हैपनिंग? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीज एज पर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो प्रेशर पे क्या असर होगा? ऑब्वियसली जब उनमें अब ज्यादा एनर्जी आ गई है, ठीक है, तो अब
गैस एक्सपैंड तो कर नहीं सकती क्योंकि वॉल्यूम फिक्स्ड है, तो ज्यादा एनर्जी आ गई है, सो द कोलिजन्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर आर गोइंग टू बी मोर, उनमें अब ज्यादा एनर्जी है तो वो ज्यादा कोलाइड करेंगे, और अगर वो ज्यादा कोलाइड कर रहे हैं तो क्या मतलब है, द प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, सो द प्रेशर इज ऑल्सो गोइंग टू बी मोर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो क्या असर पड़ेगा, द प्रेशर विल इंक्रीज। ठीक है, so now let's look at the next question. That is question 8. Gases possess characteristic critical temperature which depends upon the magnitude of intermolecular forces between the particles. ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे वो काफी रेंज तक वो क्या बिहेव कर सकते हैं एज अ आइडियल गैस। ठीक है, राइट, और अगर हम लिक्विफैक्शन की बात करें तो यही क्रिटिकल टेम्परेचर जो है, इट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर एट विच द गैस कैन लिक्विफाई। इसके ऊपर अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी होएगा तो गैसेस जो हैं वो कितने भी प्रेशर बढ़ा लो लिक्विफाई नहीं हो पाएंगी। ठीक है, नाउ यू व्हाट इज आस्क्ड इज फ्रॉम द अबव डेटा what would be the order of liquefaction of gases. Always remember कि ये टेम्परेचर केल्विन में है, तो जितना हायर क्रिटिकल टेम्परेचर होएगा उतना आसान होएगा गैस को लिक्विफाई करना। ठीक है, तो यू शुड कीप दिस इन माइंड। ठीक है, कि हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, easier it is to liquefy। ठीक है, अब इस डेटा में देखो सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर किसका है, ऑक्सीजन का है, तो सबसे आसान लिक्विफाई करना क्या हुआ आपका O2 हो गया। ठीक है, फिर उससे कम आसान लिक्विफाई करना हुआ N2, उसके बाद हो गया आपका H2 और लास्ट में आ गया आपका हीलियम। ठीक है, राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चंस पे चलते हैं।